हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ ना तो आप लाइक करिए, ना ही इस वीडियो को भी शेयर करिएगा, ना ही हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जी हाँ, क्यों कहा मैंने ऐसे? अगर ये वीडियो डिज़र्व करता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब के तभी करिए, अदरवाइज़ प्लीज़ मत करिएगा। तो और जितने भी हमारे ओल्ड एस्पिरेंट लगातार इस बुक की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से ओपन कर लीजिए ये वाला चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्रवादी आंदोलन का तृतीय चरण। और जो न्यू एस्पिरेंट है, जो अपने गोल को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं, जी हाँ, जो अपने एग्ज़ाम गोल को लेकर काफ़ी सीरियस है, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से इस बुक को ओपन कर लीजिए। अगर बुक नहीं है तो आप सीधे A4 शीट पर इस बुक के जो मोस्ट टाइम पे फैक्ट होंगे उनके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस बुक को आप चाहें तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड से परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 100 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है किसी एक किताब को तरीके से अच्छे से 10 बार पढ़ लेना। और दोस्तों, एक बात और छोटी सी और है कि इस वीडियो को आपने दोबारा कभी भी वॉच नहीं करना है। जी हाँ, आप जो रिवीजन करेंगे वो अपनी बुक में से करेंगे, ना कि इन सभी वीडियो में से। ठीक है, एक बार बस वीडियो को देखते हुए बुक को कर लीजिए हाईलाइट। केवल वही फैक्ट आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट को मैं देना चाहूँगा एक प्यारी सी जानकारी। अनअकैडमी 23 जैन को सुबह 11 बजे आप सभी के लिए कंडक्ट करने जा रहा है यूपीएससी सीएसई मेगा कॉम्बैट। और दोस्तों, इस मेगा कॉम्बैट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपको मिलते हैं क्या, कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे ऑनलाइन स्टडी के लिए, ठीक है, डिजिटल गैजेट्स का होना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आपके पास में कोई भी गैजेट्स नहीं है, अगर आप जीतना चाहते हैं आईपैड मिनी, मैकबुक, आईफोन एक्सआर और अमेज़न वाउचर, तो आप इस क्विज़ में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। देखिए, इस क्विज़ में पार्टिसिपेट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर आप स्वयं का मूल्यांकन कर पाते हैं। जी हाँ, आपकी तैयारी का लेवल क्या है, क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के सभी के यूपीएससी के एस्पिरेंट पार्टिसिपेट करके स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। अब हम बात करते हैं वाई कॉम्बो। दोस्तों, इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के द्वारा आपको मिलती है 10 करोड़ रुपीज़ की स्कॉलरशिप। टॉप 3000 रैंकर्स विल गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप, रियल टाइम ऑल इंडिया रैंक, क्वेश्चंस क्रिएटेड बाय टॉप एजुकेटर। जी हाँ, जितने भी क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं वो तैयार किए जाते हैं टॉप एजुकेटर के द्वारा। एंड ऑल नाउ यूज़ माई कोड YTSZ10। और ये वाली आपकी क्विज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कंडक्ट होने वाली है। सो ये रहे इसके सभी फीचर, ये सभी आपको प्राइजेस मिलने वाले हैं। 4 लाख से प्लस इसमें जो एजुकेटर होंगे वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं और 50,000 प्लस विनर्स होंगे इस कॉम्बैट के। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका नाम इस संडे जरूर दर्ज हो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कॉम्बैट का टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं। क्विज़ में दोस्तों अगर हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री सेक्शन से होंगे, तो हिस्ट्री सेक्शन में आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से कवर करके आने हैं। ठीक है, ये सभी टॉपिक में से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। इकोनॉमी में आपके ये सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे इस क्विज़ के अंदर, और ज्योग्राफी के अंदर आपको ये सभी चैप्टर कवर किए जाएंगे। इन्हीं से आपके ये सभी क्वेश्चंस डिज़ाइन होंगे। ठीक है, पॉलिटी में आपके सामने ये रहे, साइंस एंड टेक में आपके सामने चैप्टर ये रहे, और इन्वायरमेंट के अंदर आपको ये सभी चैप्टर अच्छे से रीड करने हैं। और इस क्विज में पार्टिसिपेट करके स्वयं का मूल्यांकन करिए और एक्साइटिंग प्राइजेस जरूर लीजिए। कॉम्बैट इज नाउ ऑन वेब एंड ऑन एंड्रॉयड ऐप, टेक इट लाइव एंड ऑल नाउ यूज़ माई कोड YTSZ10। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रवादी आंदोलन का जो दूसरा फेज़ स्टार्ट होता है वो होता है बंगाल के विभाजन के द्वारा। जी हाँ, सूर्य उदय जो हुआ आपका सेकंड फेज़ का, वो हुआ बंगाल के विभाजन के द्वारा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, लेकिन इस बंगाल के विभाजन का श्रेय किस लॉर्ड को जाता है, मतलब कि किस लॉर्ड की अनुशंसा के द्वारा, सिफारिश के द्वारा, या फिर किसने अनाउंस किया था कि बंगाल के क्या हो जाएंगे, अब बंटवारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। इस पर्सनालिटी का नाम ध्यान रखिएगा, वनडे एग्जाम में कई बार इस पर्सनालिटी का नाम पूछा गया आपके। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर कि बंगाल को बांटने का जो प्रस्ताव है, मतलब कि बंगाल एक्चुअली साइज वाइज बहुत बड़ा था, और जो लॉर्ड कर्जन ने या फिर अन्य जितने भी इनके इर्द गिर्द जो भी शासक रहे अंग्रेजी की तरफ से हमारी तरफ इंडिया के अंदर, उनका मानना यह था कि प्रशासनिक व्यवस्था हम यहाँ पे संभाल नहीं पा रहे हैं बंगाल की। अगर बंगाल
अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगा तो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों को आसानी से संभाल सकते हैं। उन्होंने ये दलील दी थी अपनी संसद के अंदर, बेटी संसद के अंदर। ध्यान रखिएगा बच्चे, बेटी संसद में जो पहली बार प्रस्ताव रखा गया था वो रखा गया था 3 दिसंबर 1903 को। ठीक है, उसके बाद इस बंगाल के विभाजन का निर्णय जो लिया गया था ये लिया गया था 20 जुलाई 1905 को। देखिए इतना लंबा समय लग गया बेटी संसद को कि 3 दिसंबर 1903 में प्रस्ताव रखा गया पहली बार कि अगर हम बंगाल को, इतने बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं तो इसका प्रशासनिक व्यवस्था को हम लोग अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया और 16 अक्टूबर से क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव बेटी संसद में पहली बार कब रखा गया था। यूपीपीसीएस के एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है 3 दिसंबर 1903 को। ठीक है, और ये आखिर का निर्णय कब लिया गया था, 20 जुलाई 1905 को। और ये कब इम्प्लीमेंट हुआ हमारी भारत की धरती के ऊपर, तो ये हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि बंगाल के विभाजन से संबंधित ये 3 वर्ष, ठीक है, डेट मंथ, अच्छे से आप इसको प्लीज़ अंडरलाइन करिए इस बुक को, या फिर इसको अपने, अगर आप नोट्स अलग से सेपरेट तैयार कर रहे हैं तो उसमें अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि बंटवारे की रूपरेखा क्या रही। देखिए विभाजन के बाद एक भाग में पूर्वी बंगाल आया। ठीक है, पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित हुए जिसकी राजधानी क्या बनी, ढाका। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो आपका पश्चिमी क्षेत्र था, दूसरा भाग पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिला करके बनाया गया और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी कैलकाटा। ठीक है, और यहाँ का जो पहला गवर्नर था वो था आपका एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, और जबकि पूर्वी बंगाल और असम को सम्मिलित करके जो नया क्षेत्र बनाया गया उसका जो आपका गवर्नर था उसका नाम क्या बच्चे, उसका नाम है लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर। तो ये आपको स्टेट पी से जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक दो बार एक्चुअली क्वेश्चन पूछा भी गया है, बट वनडे एग्जाम में केवल आपको ध्यान रखनी है इतनी बातें, ये डेट मंथ वर्ष बस। अब हम बात करते हैं आगे कि 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, पूरे बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया था, ये वर्ष 1905 है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 16 अक्टूबर। ये डेट और मंथ भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एसएससी सीजीएल में और 10+2 में, यूपीएसआई में, लेखपाल में एक दो बार ये क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना देखिए बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट करके टाइम खर्च नहीं करूँगा ना तो आपका ना ही अपना। ठीक है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं वो पॉइंट आपको कम से कम इतना तो पढ़ के जाना ही जाना है। दोस्तों कहते हैं कि 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा किसी एक किताब को तरीके से 10 बार पढ़ लेना। थिंक अबाउट इट। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने एक आह्वान किया कि हम इस दिन को, ठीक है, इस दिन को हम लोग राखी दिवस के रूप में भी मनाएंगे। अब अगला पॉइंट देखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी काल में सन 1905 में अमार सुनार बांग्ला नामक गीत लिखा, और जो आज वर्तमान में जो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, ठीक है, सबसे अधिक सीमा किसके साथ में हम करते हैं साझा, बांग्लादेश के साथ में करते हैं, इसका आज ये बन चुका है वर्तमान में राष्ट्रगान। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पर, यह है आपका कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया, और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अब उसके बाद दोस्तों मूव करते हैं, सीधे आते हैं कांग्रेस के विभाजन के बारे में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। क्यों हुआ था ये आप अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, लास्ट वीडियो में कवर किया था। मतभेद नरमपंथी और गरमपंथी के विचारों पे हुए थे। और कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी जो लोग थे वो रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन गरमपंथी जो लोग थे उनका मानना था कि लाला लाजपत राय डिजर्व करते हैं अध्यक्ष के, तो इन्हीं को अध्यक्ष बनना चाहिए। तो इसके द्वारा क्या हो गया, मतभेद हुआ, विचार आपस में क्लैश करे और कांग्रेस का बंटवारा हो गया सन 1907 में। लेकिन फाइनली कौन बने इस कांग्रेस के अध्यक्ष, तो ये बने हैं रास बिहारी घोष, अध्यक्ष बनने में सफल हुए। अब उसके बाद हम बात करते हैं, सीधे मूव करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, सन 1906 में हुई थी। अब डालते हैं प्रकाश
कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सन 1906 से संबंधित। देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को किसके द्वारा हुई थी? नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक बैठक में की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? ठीक है, प्रथम मुस्लिम लीग के, भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसके बाद दोस्तों 1908 में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक में जिस समय अध्यक्ष थे सर सैयद इमाम, इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। ध्यान रखिएगा कि अमृतसर में जो आयोजित हुआ था मुस्लिम लीग की बैठक, जैसे कांग्रेस की बैठक होती है वैसे मुस्लिम लीग की बैठक भी हुई थी। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर सैयद इमाम। इन्होंने पहली बार ये बोला कि मुसलमानों के लिए अलग से एक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसकी पूर्ति 1909 में मार्लियामेंटो सुधार के द्वारा की गई थी। अब हम सीधे मूव करते हैं मार्लियामेंटो सुधार पर। इसमें दोस्तों कुछ घटनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये कि मुसलमानों को अलग से सेपरेट एक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान करी गई। ठीक है, और यहाँ पे अब हम मूव करते हैं सीधे 1911 की ओर। दिल्ली दरबार मोस्ट टाइम भी है। ठीक है, सेकंड फेज़ का जो चरण है दोस्तों वो दिल्ली दरबार काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे उस समय वायसराय इंडिया के, तो इन्होंने ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मेरी के भारत के आगमन पर उनके स्वागत हेतु किया था। दिल्ली दरबार कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली गेट जहाँ पर है वहीं से इनका वेलकम हुआ था। अब बोलोगे दिल्ली गेट कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में जो आपका जामा मस्जिद है, ठीक है, रोड जो जा रही है सीधे, ठीक है, टक्कर में ही आपको दिखाई देगा एक बड़ा सा गेट, वही आपका है क्या? दिल्ली गेट। यहीं से इनकी एंट्री हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जॉर्ज पंचम के बारे में तुमको मालूम होता है कि जॉर्ज पंचम आए थे, लेकिन साथ में इनकी वाइफ भी आई थी। इनका नाम क्या है? महारानी विलियम मैरी। ठीक है, जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम मैरी दोनों इंडिया में आए थे इनके स्वागत के लिए। दिल्ली दरबार लगा था सन 1911 में। ठीक है, और इस समय वेलकम करने वाले कौन थे वाइसराय? उनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। अब इनके कार्यकाल में क्या घटनाएं हुई बताएंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, कमेटी थी, ये थी आपकी अरुडेल कमेटी। इसकी सिफारिश पर बंगाल का विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने ही किया था। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा अनाउंसमेंट है वो किया गया कि जो राजधानी भारत की कलकत्ता है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं, उसकी जगह पर अब से बनेगी भारत की राजधानी क्या? दिल्ली। ये अनाउंसमेंट किया गया था 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, और कुछ समय के बाद ही 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी थी। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1912 तो हमको याद होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में डेट मंथ भी आपसे पूछा गया था। मतलब सभी ऑप्शंस में 1912 ABCD सभी ऑप्शन में सेम दिया गया था, लेकिन डेट और मंथ चेंज था। तो इसलिए इस फैक्ट को आप लोग भी प्लीज़ अंडरलाइन जरूर करिएगा। अब हम बात करते हैं दिल्ली के बारे में। दोस्तों, आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ में मिलकर तैयार की गई थी। अभी जो आप दोस्तों मैप देखते हैं दिल्ली का, कंप्लीट जो मैप में आपको दिखता है उसकी पूरी संरचना इन्होंने नहीं करी थी। इन्होंने केवल करी थी जो राष्ट्रपति भवन के जो आसपास का एरिया होता है वो होती है मेन दिल्ली, उसको दी गई है मेन दिल्ली की संख्या। देखिए, लुटियंस ने दिल्ली में वायसराय भवन, वर्तमान में इसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति भवन, ठीक है, संसद भवन, इंडिया गेट आदि का निर्माण कराया। लॉर्ड इरविन वायसराय भवन में निवास करने वाले पहले वायसराय हैं। वायसराय भवन उस टाइम पे कहते थे, लेकिन अब क्या कहते हैं हम इसको बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। तो कहने का दोस्तों ये है कि राष्ट्रपति भवन में पहली बार निवास करने वाले जो लॉर्ड हैं, जो व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है? इरविन। अब हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की, और दूसरी तरफ जो वॉर की तरफ जो देश थे उनका नाम है फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली और जापान। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया था। किसका किया था? ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष हैं अंबिका चरण मजूमदार।
और यहाँ पे इनके अधिवेशन में दो घटनाएं घटित हुई। एक तो ये कि कांग्रेस से निष्कासित गरमपंथियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश मिला, और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में ऐतिहासिक एक लखनऊ समझौता हुआ। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में, ठीक है। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। दो घटनाएं कौन कौन सी थी, ये और ये। अब हम बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन। एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर के होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया, ठीक है। तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, 28 अप्रैल 1916 को। कहाँ पर, पुणे में। किसने करी थी, हमारे तिलक जी ने। अब सीधे आप मूव करेंगे, देखिए पेज नंबर 104 पर। देखिए हर एक लाइन को अंडरलाइन अगर करना ही होगा तो आप कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है। लेकिन हम केवल उन्हीं फैक्ट को कवर कर रहे हैं जो पिछली एग्ज़ाम में कई बार जो पूछे गए जो फैक्ट, और जिनकी आपकी आगामी परीक्षाओं बनने की संभावना बहुत अधिक है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं लीग की जो सर्वाधिक शाखाएं हैं वो कहाँ पे ओपन हुई हैं, मद्रास के अंदर, ठीक है। कहाँ पर, मद्रास के अंदर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी एक पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, एग्जाम में पूछता है इंडियन अनरेस्ट, पुस्तक के लेखक कौन है, वैलेंटाइन सिरोल। इन्होंने तिलक को एक शब्द कहा था अपनी बुक के अंदर, कहा था कि भारतीय अशांति के जनक जो हैं, ठीक है, वो कौन है, वो है तिलक। इतना बड़ा इल्ज़ाम अपनी बुक के माध्यम से वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी के ऊपर लगाया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चे, भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं तिलक जी को, इस बुक के आधार पर, ठीक है। इस बुक में ये बात मेंशन की गई थी। उसके बाद तिलक जी भी कौन सा कम थे भाई, वो भी बड़े जाने माने, वो मतलब वकील हैं, पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने क्या करा, इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा लगा दिया। अब हम बात करते हैं मॉन्टग्यू घोषणा जो हुई थी आपके 20 अगस्त 1917 को। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ था कि मॉन्टग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, ठीक है। और इस घोषणा को उदारवादियों ने क्या बोला, भारत की मैग्ना कार्टा, ठीक है, सुनहरा अवसर भारत का ही था। कैसे था, देखिए तिलक ने मॉन्टग्यू घोषणा को सूर्य विहीन, ठीक है, सूर्य विहीन उषा काल कहा था। इतनी बड़ी संख्या इसको दी गई थी। आखिरकार मॉन्टग्यू घोषणा क्या थी, इसमें दोस्तों पहली बात तो ये कि 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू हुई, और पहली बार लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना हुई, ठीक है। हमारे भारतीय को भी इसमें एंट्री करने का मौका मिला, ठीक है, जो एलिजिबल है वो आए यूपीएससी में। और पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, और अलग से मुसलमानों को एक अलग से निर्वाचन मंडल बनाने का भी मौका दिया गया, ठीक है, इसके अंतर्गत। और इसके अलावा सिख और गैर ब्राह्मणों को भी इसमें शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के जो प्रथम चरण के कुछ क्षेत्र थे उन क्षेत्र से संबंधित। जैसे पहला आपका क्षेत्र है महाराष्ट्र। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सबसे पहला और सबसे बड़ा केंद्र कौन बना, तो वो था महाराष्ट्र। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 22 जून 1897 को दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के जो प्लेग कमिश्नर थे, पुणे में क्या फैला था, प्लेग फैल रखा है बहुत, ये हर बार की घटना थी। तो वहाँ के कमिश्नर थे, उनकी हत्या कर दी थी। उनका नाम है रेड एवं एमस्टर्ड। इनकी क्या करी, इन्होंने हत्या कर दी, ठीक है। और हत्या के आरोप में चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई थी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक एरिया कवर करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड बंगाल, ठीक है। अब बंगाल में आपको केवल ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हॉर्डिंग पर फेंके गए बम की योजना बनाई थी, ठीक है। लॉर्ड हॉर्डिंग पर फेंके गए बम की योजना किसने बनाई थी, उस नेता का नाम क्या है, उन क्रांतिकारी का नाम क्या है, इनका नाम है रास बिहारी बोस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। पहली गतिविधि है आपकी सामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी थी, ठीक है। होम रूल सोसाइटी आपको काफ़ी सारे संगठन के अंदर देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको ये फैक्ट अलग से ध्यान रखना है। इसके आगे क्या है, इसके आगे आपका इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी, सामाजी कृष्ण वर्मा ने। कब करी थी, 1905 में। कहाँ करी थी, लंदन में करी थी।
उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मैडम भीकाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है। जी हाँ, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। ये इनको एक उपाधि प्राप्त हुई थी और इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा गदर पार्टी के बारे में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। किसने करी थी? लाला, कौन? लाला हरदयाल। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर? आपका अमेरिका के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कामागाटा मारू। घटना ये घटित हुई थी 1914 में। ये एक्चुअली एक जहाज़ का नाम है। ठीक है, ठीक है, ये एक जापानी जहाज़ था जिससे प्रवासी भारतीयों को कनाडा पहुंचने के लिए गुरुदत्त सिंह ने किराए पर परचेज़ किया था, किराए पर लिया था, लेकिन उन्हें कनाडा नहीं उतरने दिया गया और वापस कलकत्ता लाया गया। ठीक है, बस ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि कामागाटा मारू है क्या? ये एक जहाज़ है। कौन सा जहाज़ है? जापानी जहाज़ है। इसका उद्देश्य क्या था? कि भारतीयों को कनाडा पहुंचाना, बस। और इसको किराए पे किसने लिया था? उन व्यक्ति का नाम क्या है? उनका नाम है गुरुदत्त सिंह। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने कवर किया भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का सेकंड फेज़। अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम इस टॉपिक को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।